चलो ये वीडियो में फटाफट कोरिलेशन रिग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज है एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपके फॉर्मूला बुक में सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अब फॉर्मूला बुक पढ़ लो तो भी चलेगा, बट आपको फटाफट रिवाइज करना है। 15 मिनट में ये वीडियो देख लो, आपके सारे फॉर्मूला सारे थ्योरी पॉइंट्स मैंने सारे कवर किए। तो सबसे पहले कोरिलेशन रिग्रेशन में पहला पार्ट आता है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव रिलेशन क्या डिफाइन करेगा कि दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल कम हो रहा है दूसरा भी कम होगा, अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल नोट किए, जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। एडवर्टाइजमेंट अगर बढ़ता है, मार्केटिंग अगर बढ़ता है तो जनरली सेल्स भी बढ़ता है, तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर्स, जितना आप पढ़ाई करोगे उतने आपके स्कोर्स इंप्रूव होंगे, अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन के लिए यू कैन कंसिडर प्राइस एंड डिमांड। जैसे जैसे कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड ट्रैवल टाइम, अगर स्पीड बढ़ेगा तो नासिक से मुंबई जाने का टाइम अपने आप कम लगेगा, तो स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। फिर एक और केस आता है विच इज जीरो कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, मतलब दोनों अगर कनेक्टेड है ही नहीं, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। तो फॉर एग्जांपल शू साइज एंड इंटेलिजेंस, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि जिनका शू साइज बड़ा है उनकी इंटेलिजेंस आई लेवल ज्यादा होगी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल फेवरेट कलर एंड इनकम लेवल, इसमें भी अगेन दिस इज नॉनसेंस, कोई कोरिलेशन नहीं। ऐसा नहीं होता कि जिनका फेवरेट कलर अगर ब्लैक है तो उनकी इनकम ज्यादा होगी, जिनका फेवरेट कलर अगर व्हाइट है तो उनकी इनकम कम होगी, ऐसा कोई नहीं होता है। तो दिस आर द केसेस ऑफ जीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। उसके बाद आता है कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दो वेरिएबल्स जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो दो वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल उनका हम लोग कनेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, कंजम्पशन ऑफ राइस एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील। अगर मैं इंडिया में राइस का कंजम्पशन और इंडिया में स्टील का कंजम्पशन कंपेयर करूं तो दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं। ऐसा नहीं कि राइस का कंजम्पशन बढ़ेगा तो स्टील का भी कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में आपस में कोई कोरिलेशन है नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं विच इज पॉपुलेशन, अगर मैं दोनों को पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट करूं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा कंजम्पशन ऑफ राइस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन ऑफ स्टील भी बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने से राइस भी बढ़ रहा है, स्टील भी बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों में फिर पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया। बट यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली कोरिलेटेड थे क्या? नहीं, ये दोनों का कोरिलेशन हमने थर्ड वेरिएबल की वजह से इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे टाइप ऑफ कोरिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस माने नॉनसेंस कोरिलेशन। तो स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है? ऐसे वेरिएबल्स जो आपस में नेचुरली कनेक्टेड नहीं थे, बट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड वेरिएबल हमने उनमें एक जबरदस्ती एक कनेक्शन बनवाया, जबरदस्ती एक कोरिलेशन हमने डिफाइन किया है, तो ये होता है स्पूरियस कोरिलेशन। तो थियरी में पूछ सकते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में नेचुरली कनेक्टेड नहीं है, बट उनको थर्ड वेरिएबल की वजह से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो कौन सा टाइप का कोरिलेशन होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पूरियस कोरिलेशन। अब कोरिलेशन मेजर करने के अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग मेजर्स है। सबसे पहले आता है आपका पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन। दूसरा आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तीसरा आता है कॉन्करेंट डेविएशन, और चौथा आता है स्कैटर डायग्राम। तो चार मेथड्स है जिससे आप कोरिलेशन डिफाइन कर सकते हो। मैं चारों मेथड्स के फॉर्मूलास, चारों मेथड्स के जो भी थियरी पॉइंट्स है वो यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जो आपका कार्ल पियर्सन है, कार्ल पियर्सन का अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, सबसे पहले कार्ल पियर्सन का जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग यूजुअली डिफाइन करते हैं आर के से। के स्टैंड फॉर कार्ल पियर्सन, और इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अगर एग्जाम में प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने बोला है, मतलब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जिसमें कोवेरिएंस आपको पता क्या होता है? सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब कोवेरिएंस अगर डायरेक्टली दिया है, सिग्मा एक्स डायरेक्टली दिया है, सिग्मा वाई डायरेक्टली दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट कोई कोई केस में क्या होगा? कोवेरिएंस डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो कोवेरिएंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए वापस दो फॉर्मूला है। कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए जो पहला फॉर्मूला है दिस इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन, या फिर समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो है कभी कभी इसको वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसको अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बोलूं तो ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम मीन। इसी का मतलब होता है आपका समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है, मतलब वो हिंट है कि कोवेरिएंस के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें एन क्या होगा? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर कोवेरिएंस निकालने के लिए ये डेटा नहीं यूज कर पा रहे हो तो चेक करो कि ये डेटा यूज कर पा रहे हो क्या। तो समेशन एक्स वाई दिया होगा, एन दिया होगा, एक्स बार दिया होगा, वाई बार दिया होगा।
तो यहाँ से दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के कोवेरेंस निकालना है। वैसे ही सिग्मा एक्स के लिए भी दो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, हमने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन में दोनों फॉर्मूला दिखे हुए। इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन। तो इसका अगर वैल्यू अलग से दिया है तो सिग्मा एक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है तो सिग्मा एक्स के लिए सेकंड फॉर्मूला। वैसे ही सिग्मा वाई के लिए भी दो फॉर्मूला है, तो आपको यहाँ पे कोवेरेंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये कैलकुलेट करते आना चाहिए ताकि आप आर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। अगर तीनों वैल्यूज डायरेक्टली दिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तीनों वैल्यूज अगर नहीं दिए तो तीनों वैल्यूज निकालने के लिए इनमें से कुछ टर्म्स दिए होंगे जिससे हम लोग ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आर का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब कभी कभी टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स के बहुत सारे वैल्यूज दिए होंगे, मतलब एक्स के 8 पेयर्स एक्स के 8 वैल्यूज दिए होंगे, करस्पॉन्डिंगली वाई के भी 8 वैल्यूज दिए होंगे। अगर टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए, मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन अगर दिए हुए, तो टेबल फॉर्मेट के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ये लेंदी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोवेरेंस अलग से निकालते बैठो, सिग्मा एक्स अलग से निकालो, सिग्मा वाई अलग से निकालो, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसी को मिला के पूरा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें सबसे पहले ऊपर आता है एन इंटू समेशन एक्स वाई, तो पहला कॉलम एक्स का होगा, दूसरा कॉलम वाई का होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। आपको तीसरा कॉलम बनाना है समेशन एक्स वाई का, फिर समेशन एक्स समेशन वाई, वो तो एक्स के टोटल का और वाई के टोटल का आ जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा समेशन एक्स स्क्वायर, तो तीसरा कॉलम जब आप बनाओगे समेशन एक्स वाई का, चौथा कॉलम कौन सा होगा समेशन एक्स स्क्वायर का, वैसे ही पांचवा कॉलम कौन सा होगा समेशन वाई स्क्वायर का। सारे वैल्यूज अगर यहाँ पे आप पुट करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो कार्ल पियर्सन में कोरिलेशन के दो फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला। बट पहले फॉर्मूला में ये वैल्यूज निकालने के लिए अलग से जो फॉर्मूला है वो आपको याद करने पड़ेंगे, बराबर। ये हो गया आपका कार्ल पियर्सन। अब कार्ल पियर्सन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लीनियर डेटा। लीनियर डेटा मतलब ऐसा डेटा जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कर्व में मूव नहीं करना चाहिए। नॉट फॉर कर्विलीनियर डेटा, तो कर्विलीनियर डेटा जिसको हम लोग नॉन लीनियर डेटा बोलते हैं उसके लिए कार्ल पियर्सन यूज नहीं होता है। कार्ल पियर्सन सिर्फ लीनियर डेटा के लिए यूज होता है। थियरी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी यूज्ड विद कैटेगरिकल वेरिएबल्स, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा। तो आपका डेटा अगर न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स के फॉर्म में दिया है तो कार्ल पियर्सन ले सकते हैं, बट अगर कैटेगरी के फॉर्म में दिया है, मतलब अगर मान लो आपका जो भी डेटा है वो अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्म में, गुड, बैड, एवरेज, बेस्ट, ऐसे फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो उसमें कार्ल पियर्सन नहीं निकाल सकते। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी कैटेगरीज उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर कैटेगरी को नंबर अलॉट करना पड़ेगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल डेटा अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगेन प्रैक्टिकली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, थियरी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के लिए न्यूमेरिकल डेटा लगता है कि कैटेगरिकल डेटा लगता है, तो आंसर क्या होगा न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा के लिए कार्ल पियर्सन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आपका आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला आपको पता है, विच इज 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर क्या है, जो भी आपका रैंक्स का डिफरेंस है उसका स्क्वायर और उसका सम, तो ये आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर। ध्यान देना समेशन डी नहीं होता है क्योंकि समेशन डी हमेशा कितना होता है, जीरो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, समेशन डी स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर पूछा सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स तो आंसर क्या होगा, जीरो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक फॉर्मूला यूज होता है, बराबर, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। एन क्या होगा, वापस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कभी कभी इसमें क्या होता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में मल्टीपल रैंक्स का क्लैश हो जाता है, मतलब दो तीन ऑब्जर्वेशन अगर सेम है तो वहां पे रैंक्स मैच कर जाते हैं। जब रैंक्स मैच करेंगे तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो 6 के बाद समेशन डी स्क्वायर आएगा प्लस समेशन एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। इसमें ध्यान देना ये जो एम होता है ये बेसिकली क्या होता है, कौन सा रैंक कितनी बार क्लैश हो रहा है। कौन सा रैंक क्लैश हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन सा रैंक कितनी बार क्लैश हो रहा है वो आपका एम होगा। अगर कोई रैंक 3 बार क्लैश हो रहा है तो वहां पे एम का वैल्यू कितना होगा, 3। अगर कोई रैंक 2 बार क्लैश हो रहा है तो वहां पे उसके लिए एम का वैल्यू कितना होगा, 2। ऐसे जितने भी रैंक्स क्लैश हो गए सबके लिए ये वैल्यू निकालना है और इसका समेशन करना है और वो यहाँ पे पुट करना है बाकी के फॉर्मूला में, बाकी के फॉर्मूला टर्म्स वैसे के वैसे। तो ये दो फॉर्मूला है, ये नॉर्मल फॉर्मूला, और अगर रैंक्स मैच कर रहे हैं, अगर रैंक्स क्लैश हो रहे हैं तो ये सेकेंड फॉर्म। अब वैसे इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये कब यूज करना है, सबसे पहले इट इज यूज्ड व्हेन वी आर डीलिंग विद ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा मतलब डेटा विच कैन बी अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब जैसे मान लो दो जजेस बैठे हुए हैं, वो सिंगर्स को रैंक दे रहे हैं अपने जजमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे जब रैंक दोगे तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेट हो जाएंगे। तो ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जिसको आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, विच मीन्स व्हेन द डेटा इज रैंक। जब भी आप रैंक की बात करोगे, जब भी आप डेटा रैंक की फॉर्म में दोगे तो वहां पे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर दो जजेस एक जज कर रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को और वो हर एक पार्टिसिपेंट को अलग अलग रैंक दे रहे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सेकंड पॉइंट, स्पीयरमैन्स मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर डेटा। जो कार्ल पियर्सन था वो सिर्फ लीनियर के लगता है, नॉन लीनियर के लिए नहीं लगता है। बट ये जो स्पीयरमैन्स रैंक है लीनियर के लिए भी अप्लाई होगा, नॉन लीनियर के लिए अप्लाई होगा। बट नॉन लीनियर में एक कंडीशन है,
इन नॉन लीनियर डेटा इट शुड बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब वो या तो सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग ट्रेंड में। यूजुअली नॉन लीनियर डेटा मतलब कर्विलीनियर डेटा क्या होता है, कर्विलीनियर डेटा कर्व के फॉर्म में होता है, वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये कर्विलीनियर डेटा होता है मतलब नॉन लीनियर। बट अगर नॉन लीनियर डेटा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, डेटा कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक मतलब वो सिर्फ या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए या सिर्फ डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, ऐसा ऊपर नीचे चलेगा क्या नहीं। तो अगर डेटा मान लो ऐसा है आपका कर्विलीनियर है बट सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो यहाँ पे आप स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगा सकते हो। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी अप्लाइड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर डेटा, बट नॉन लीनियर में डेटा कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक। लीनियर में मोनोटोनिक ही होता है, वो तो ऑब्वियसली लीनियर में एक लाइन में अगर डेटा जा रहा है तो वो या तो ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे आएगा। बट नॉन लीनियर के लिए मोनोटोनिक भी हो सकता है, नॉन मोनोटोनिक भी, बट स्पीयरमैन्स के लिए कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक ही होना चाहिए। थर्ड, वेन एवर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे, मतलब जैसे ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जजेस रैंक देने वाले ब्यूटी के हिसाब से, ब्यूटी इज अ क्वालिटी। सिंगर्स को रैंक दे रहे हो तो वो भी क्या है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में सिंगर्स को रैंक दे रहे हो तो वो क्या है, क्वालिटी। तो आपका जो भी वेरिएबल है अगर वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पीयरमैन्स मेथड। थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर वेरिएबल आपका क्वालिटेटिव है तो वहां पे स्पीयरमैन्स लगेगा या काल्पेट्सन लगेगा, तो आंसर क्या होगा, स्पीयरमैन्स। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट डिवीजन, सबसे इजी है, इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। बस इसमें ये जो प्लस माइनस से ध्यान देना है कि कब प्लस लेना चाहिए कब माइनस लेना चाहिए। ये जो आपका पोर्शन है फॉर्मूला का 2c माइनस एम, पूरा डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। अगर 2c माइनस एम पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव लो यहाँ भी पॉजिटिव लो, बट अगर 2c माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव लो यहाँ भी नेगेटिव लो। और इसमें सी क्या होता है, आपके नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविजन्स, और एम क्या होता है, बेसिकली एम इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिवीजन। अब इसमें भी कभी कभी पूछते हैं कि एम इज नथिंग बट जो भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है -1। क्यों, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस किए होगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं ये वाले मेथड में, तो पहला वाला रो हमेशा ब्लैंक होता है। क्योंकि डेविएशंस कैसे कैलकुलेट करने हैं, हर वेरिएबल को, हर वैल्यू को पिछले वैल्यू से कंपेयर करना है और चेक करना है वो बढ़ा है कि कम हुआ। अगर वो बढ़ा है तो प्लस साइन देते हैं, अगर वो कम हुआ है तो माइनस साइन देते हैं। बट जो पहला वाला डेटा है उसको कंपेयर करने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं, तो पहला रो हमेशा ब्लैंक होता है। इसलिए जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें से एक रो ब्लैंक होता है, तो n-1 जो होगा वो आपका m होगा। मतलब m इज बेसिकली नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशंस, नॉट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशंस आर 6, मतलब m का वैल्यू 6 है। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 6, मतलब n का वैल्यू 6 है तो 6-1 करना पड़ेगा, तब जाके आपका m का वैल्यू 5 आएगा। तो c इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविजन्स, m इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशंस नॉट ऑब्जर्वेशंस, विच इज इक्वल टू n-1। ये 2c माइनस एम पॉजिटिव है तो दोनों जगह पे पॉजिटिव साइन, 2c माइनस एम अगर नेगेटिव है तो दोनों जगह पे नेगेटिव साइन। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉन्करेंट डेविएशन इज यूज्ड ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ चेंज इज कंसिडर्ड। अगर मैग्नीट्यूड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब कितने क्वांटिटी से वेरिएबल बढ़ रहा है कितने क्वांटिटी से वेरिएबल कम हो रहा है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वेरिएबल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्करेंट डिवीजन। मतलब हमको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है कि वेरिएबल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, हमको इससे मतलब नहीं कितने से बढ़ा कितने से कम हुआ। अगर मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्करेंट डिवीजन। Generally, when we want to know only about the nature of correlation, that is positive or negative, and are not much concerned about magnitude of correlation, then this method is used. Again, same point. कोरिलेशन के बाद आपका तीन मेथड्स हो गए, तो आखिरी मेथड होता है स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, आप एग्जैक्ट आर का वैल्यू नहीं बता सकते हो कि आर 0.8 होगा या 0.7 होगा। जो भी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हो, बट आप आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उतना आप बता सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या है, स्कैटर डायग्राम कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। ग्राफ है तो यहाँ पे लीनियर भी चलेगा नॉन लीनियर भी चलेगा। स्कैटर डायग्राम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑल्दो इट फेल्स टू मेजर एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि आपका कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है स्कैटर डायग्राम से। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स रिवील्स द नेचर ऑफ कोरिलेशन। आपके पॉइंट्स कैसे प्लॉट हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कोरिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे अलग अलग ग्राफ है उसके हिसाब से। यहाँ पे अगर देखोगे सारे पॉइंट्स लेफ्ट से लेके राइट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से लेके राइट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आर पॉजिटिव होगा, मतलब आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो दिस इज शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन। मल्टीपल लाइंस है तो आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी होगा, बट अगर एक सिंगल लाइन है जो नीचे से ऊपर जा रहा है तो आर का वैल्यू क्या होगा, 1। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। यहाँ पे पॉइंट्स को अगर आप देखोगे दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, यहाँ पे भी लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो आर कैसा होगा, पॉजिटिव।
तो क्वेश्चन में अगर बोला है कि फॉर पॉजिटिव कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम कैसा बनेगा, तो आंसर क्या होगा, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। या फिर क्वेश्चन में पूछा है कि लोअर लेफ्ट टू अपर राइट अगर पॉइंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब उसमें भी अगर मल्टीपल लाइन्स है तो आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट अगर एक ही सिंगल लाइन है तो आर का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगा, मतलब ये होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव के लिए एग्जैक्टली उल्टा, मल्टीपल पॉइंट्स है बट नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें देखना फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो आर कैसा होगा, नेगेटिव। मल्टीपल लाइन्स है तो नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, -1 से 0 के बीच में। बट अगर वापस एक ही लाइन है जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है तो आर कैसा होगा, परफेक्ट नेगेटिव, मतलब आर इक्वल टू -1। और इसके बाद आता है जीरो कोरिलेशन। ये तो क्लियरली पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, ये क्लियरली नेगेटिव है, नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप बोल ही नहीं पाओगे कि ये पैटर्न ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी देखोगे, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये दोनों केस किसके हो गए, वेर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, मतलब जीरो कोरिलेशन। तो in case of zero correlation the plotted points would be equally distributed without depicting any particular pattern। कोई पैटर्न है ही नहीं, ना ऊपर जा रहे हैं, मतलब ना क्लियरली ऊपर जा रहे हैं ना क्लियरली नीचे आ रहे हैं, या फिर ऊपर जाके तुरंत इक्वली नीचे आ रहे हैं। तो दोनों केस में आर कितना होगा, 0 होगा। अब कोरिलेशन के बाद आता है आपका कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। दोनों से अफेक्टेड नहीं है। थियरी पॉइंट पूछ सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है क्या, नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या, नहीं। बट इसमें एक ध्यान देना, साइन से फर्क पड़ता है। वो जो चेंज ऑफ स्केल का साइन होता है ना, उससे फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट्स से एक्स को कन्वर्ट किया है यू में, y को कन्वर्ट किया है v में, कुछ ना कुछ चेंजेस के। तो यहाँ पे x में हमने क्या चेंज किया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, -10 किया तो u बना। y को 4 से मल्टीप्लाई किया, +5 किया तो v बना। अब क्वेश्चन में मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि x और y के बीच में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0.4 है। x और y के बीच में rxy इज इक्वल टू 0.4 है। और अगर हमको ruv निकालना है तो हमको सिर्फ इतना चेक करना है, x कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, पॉजिटिव की नेगेटिव। x यहाँ पे अगर देखोगे तो पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, y भी देखोगे तो पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई। दोनों अगर सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई हुए, दोनों अगर सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई हुए तो आंसर सेम रहेगा, तो 0.4 का 0.4 ही रहेगा। बट अगला जो एग्जांपल है, इसमें अगर देखोगे x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो x पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। बट अगर आप देखोगे y के साथ, अगर आप देखोगे y के साथ -3 लिखा हुआ है विच इज अ नेगेटिव नंबर। तो y के साथ अगर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे बोल सकते हो y नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हुए तो आपका आंसर भी ऑपोजिट होगा। तो पहले अगर आंसर 0.4 था x और y के बीच में, तो u और v के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा, -0.4 होगा। सिंपल लॉजिक है, अगर दोनों ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर भी ऑपोजिट होगा, अगर दोनों सेम साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर भी सेम रहेगा। भले ही यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों अगर सेम साइन है तो आंसर सेम ही रहेगा, बट दोनों अगर ऑपोजिट साइन है तो आंसर माइनस होगा। याद क्या रखना है, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है क्या, नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या, नहीं। बट चेंज ऑफ स्केल के साइन से इसको थोड़ा फर्क पड़ता है। बट थियरी में अगर पूछा किससे अफेक्ट होता है, किसी से नहीं, ना चेंज ऑफ स्केल ना चेंज ऑफ ओरिजिन। फिर जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप केजीज में कैलकुलेट करो, ग्राम्स में कैलकुलेट करो, टन्स में कैलकुलेट करो, यूनिट चेंज करोगे उससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या फिर आप बोल सकते हो डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या फिर इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है आर, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। और अगर 1 - r स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर r का वैल्यू 0.4 है तो r स्क्वायर कितना होगा, 0.16। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये होगा 16%। तो r स्क्वायर जो है आपका 0.16 था, वो कितना बना, 16%। r स्क्वायर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है, 0.16। 0.16 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बट इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 16% विल बी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वेरिएंस कितना है, 16%। तो ऑब्वियसली 100 - 16% रिमेनिंग 84% विल बी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। और 84% को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 0.84 विल बी कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। मतलब वही 1 - 0.6 करोगे तो 0.84 आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन।
फिर इसके बाद आता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन में क्या होता है, बेसिकली कोरिलेशन में आप लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, बट अगर आपको एक वेरिएबल को यूज करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो आपको रिग्रेशन लगेगा। अगर एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू निकालना है, तो हमें इक्वेशन किसका निकालना है, वाई का, मतलब वाई ऑन एक्स। अगर वाई का वैल्यू दिया है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वेशन किसका निकालना पड़ेगा, एक्स का, मतलब एक्स ऑन वाई। तो दो टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, वन इज वाई ऑन एक्स जिसमें वाई एक्स पे डिपेंड करता है, मतलब एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू निकालना है। दूसरा होगा एक्स ऑन वाई जिसमें एक्स वाई पे डिपेंड करता है, मतलब वाई दिया होगा और हमें एक्स निकालना है। दोनों केस में पहले तो चेक कर लो इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होगा। वाई ऑन एक्स का फॉर्मेट होगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। इसमें यही दो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, एक ए का वैल्यू, दूसरा बी वाई एक्स का वैल्यू। तुमको अगर ये दोनों वैल्यूज निकालते आ गए तो तुम इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, इक्वेशन फॉर्म हो गया तो रिग्रेशन खत्म हो गया, बस यही आपका रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन में यही दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक बी वाई एक्स, दूसरा ए। वही एक्स ऑन वाई में फॉर्मेट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। तो वाई ऑन एक्स में वाई अकेला होना चाहिए, एक्स ऑन वाई में एक्स अकेला होना चाहिए। वाई ऑन एक्स में बी वाई एक्स आता है, एक्स ऑन वाई में बी एक्स वाई आता है, बराबर। अब वैसे ही बी वाई एक्स के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मूला लिखे हैं और वही बी एक्स वाई के लिए भी 4 फॉर्मूला लिखे। सबसे पहले बी वाई एक्स का फॉर्मूला है कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ध्यान देना बी वाई एक्स के जितने भी फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म, डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म, डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म। तो बी वाई एक्स के जितने भी फॉर्मूला है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स का टर्म। तो पहला फॉर्मूला है कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, मतलब कोवेरिएंस अगर दिया होगा डायरेक्टली, सिग्मा एक्स अगर दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों वैल्यूज अगर इंडिविजुअली दिए तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही फॉर्मूला है जो बी वाई एक्स और आर को कोरिलेट करता है। मतलब अगर आर दिया हुआ है और आपको बी वाई एक्स निकालना है तो सोचना ही मत, फिर डेफिनेटली थर्ड वाला फॉर्मूला देगा, क्योंकि किसी और फॉर्मूला में आर आता ही नहीं। बी वाई एक्स का एक ही फॉर्मूला है जिसमें आर का यूजेज है। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। और फोर्थ, अगर टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो बी वाई एक्स के लिए ये लेंदी वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें अगर आप नोटिस करोगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो लेंदी वाला फॉर्मूला था वही न्यूमरेटर यहाँ पे है, बस डिनोमिनेटर में वहां पे एक्स और वाई दोनों के टर्म थे, यहाँ पे सिर्फ किसका टर्म है, एक्स का टर्म है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी वाई एक्स। वैसे ही बी एक्स वाई के लिए 4 फॉर्मूला है। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला यहाँ पे है, बस यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर। वैसे जो आपका सेकंड फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे, बस यहाँ पे नीचे एक्स का टर्म था, यहाँ पे वाई का टर्म है। थर्ड जो फॉर्मूला है उसमें आर वैसा का वैसा है, बस यहाँ पे सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स था, बट बी एक्स वाई के लिए सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और फोर्थ टेबल फॉर्मेट का जो फॉर्मूला है उसका न्यूमरेटर वापस सेम है, बस डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स का टर्म था, यहाँ पे वाई का टर्म है। तो ये बी के टोटल 4 फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से डिसाइड करो। टेबल फॉर्मेट के क्वेश्चन के लिए फोर्थ वाला फॉर्मूला, अगर आर का वैल्यू दिया है तो थर्ड फॉर्मूला, अगर कोवेरिएंस और सिग्मा एक्स दिया है तो फर्स्ट फॉर्मूला, और अगर ये दोनों वैल्यूज स्टेटमेंट फॉर्म में दिए, मतलब समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी निकालने के बाद आता है ए का वैल्यू। ध्यान देना ये जो बी होता है, बी को बोला जाता है स्लोप। ये जो बी होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, और इन दोनों को बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। आपको पता है एक्स के साथ जो भी लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। और ये जो दोनों इक्वेशन में ए है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। एक होता है स्लोप, एक होता है इंटरसेप्ट। अब ए का फॉर्मूला वाई ऑन एक्स में ए का फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, और एक्स ऑन वाई में ए का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। एक बार तुमने ए और बी निकाल लिया तो आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रिग्रेशन खत्म हो गया। अब इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। पहले तो ध्यान देना इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या ऐड हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से, मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है पी, यहाँ पे वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है क्यू। अगर मुझे बी वाई एक्स पता है और मुझे बी वी यू निकालना है, वाई किस में कन्वर्ट हुआ है, वी में, तो वाई की जगह पे वी। एक्स किस में कन्वर्ट हुआ है, यू में, तो एक्स की जगह पे यू। तो बी वाई एक्स अगर पता है और बी वी यू निकालना है, एकदम सिंपल। बी वाई एक्स के जितने भी फॉर्मूला है हमेशा नीचे किसका टर्म आता है, एक्स का टर्म आता है। तो यहाँ पे भी नीचे एक्स का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पी और वाई का कोएफिशिएंट क्या है क्यू। तो ऊपर वाई का कोएफिशिएंट नीचे एक्स का कोएफिशिएंट, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो बी वाई एक्स के साथ, आपको बी वी यू मिलेगा। वैसे अगर एक्स बी एक्स वाई दिया है और बी वी यू वी निकालना है, एक्स किस में कन्वर्ट हुआ है यू में, तो एक्स की जगह पे यू आएगा। वाई किस में कन्वर्ट हुआ है वी में, तो यहाँ पे बी एक्स वाई अगर दिया है और हमें बी यू वी निकालना है, सेम बी एक्स वाई के जितने भी फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूले में नीचे वाई का टर्म आता है,
नीचे हमेशा किसका टर्म आता है, y का। तो बी एक्स वाई का जो भी वैल्यू है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, नीचे y का कोएफिशिएंट ऊपर x का कोएफिशिएंट, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी यूवी। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, बट ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किसी से फर्क नहीं पड़ता, ना ओरिजिन ना स्केल। और ये एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर कुछ थियरी पॉइंट्स है, फटाफट आखिरी में थियरी पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन इज कंसिडर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे हमको सिर्फ स्ट्रेंथ पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन या वीक कोरिलेशन। आर का वैल्यू अगर 1 के नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा, आर का वैल्यू अगर 0 के नजदीक है तो वीक होगा। ध्यान देना, आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। पॉजिटिव कोरिलेशन को कभी कभी डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोला जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन को कभी कभी इनवर्स कोरिलेशन भी बोला जाता है। तो कहीं पे अगर बोला डायरेक्टली कोरिलेटेड मतलब समझ जाना पॉजिटिव कोरिलेशन, कहीं पे अगर बोला इनवर्सली कोरिलेटेड तो समझ जाना नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस। आपके पास दो रिग्रेशन इक्वेशन है, एक y ऑन x, एक x ऑन y। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपको क्या देगा, वैल्यू ऑफ x बार एंड वैल्यू ऑफ y बार, मतलब मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो दोनों पॉइंट ऑफ मतलब दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x बार और y बार। इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। मतलब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आर है दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ध्यान देना, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँ, यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँ तो लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, आर। राइट साइड में स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट बी एक्स वाई, सॉरी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ मतलब दोनों का मैं ज्योमेट्रिक मीन ले रहा हूँ, मतलब आर इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। थियरी में पूछ सकते हैं। और एक चीज, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तीनों का साइन सेम होगा, तीनों या तो नेगेटिव हो गए, तीनों या तो पॉजिटिव हो गए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। फिफ्थ, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, कंफ्यूज होना मत। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी लेस देन 1। दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, एक अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा। दोनों 1 से छोटे हो सकते क्या, हाँ। दोनों 1 से बड़े हो सकते क्या, नहीं। एक अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा ही होना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर, दैट इज इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। पहले बोल दिया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज अ प्योर नंबर। इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इनडिपेंडेंट, मतलब दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज 0। अगर कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई कोरिलेशन बचेगा ही नहीं, तो जीरो कोरिलेशन। कोवेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। अभी ऐसा क्यों होता है, हमने आर का एक फॉर्मूला देखा था, कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। मैंने पहले ही बोला है आर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं, मतलब ये फ्रैक्शन 1 से कम होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन 1 से कम कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे साइन गलत हो गया, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू। तो ये जो आपका न्यूमरेटर है कोवेरिएंस, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिनोमिनेटर, तभी जाके ये फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोवेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। थियरी में अगेन पूछ सकते हैं। The difference between observed value and estimated value in regression analysis is known as error or residue। समझ लो, रिग्रेशन इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे y का वैल्यू दिया है तो मैं x का वैल्यू एस्टिमेट कर सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, एस्टिमेट कर सकता हूँ। और x का जो भी मैंने एस्टिमेट किया है वो वैल्यू और एक्चुअल जो वैल्यू आएगा उन दोनों में जो भी फर्क होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर या फिर रेसिड्यू। द एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन डिपेंड्स ऑन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपका जो रिग्रेशन लाइंस है, दो रिग्रेशन लाइंस है, उनके बीच में जो भी एंगल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर। इसकी आगे रिलेटेड पॉइंट है कि अगर आर का वैल्यू 0 है तो रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एट 90 डिग्री एंगल। तो अगर आर का वैल्यू 0 है तो दोनों लाइंस कैसे हो गए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल। बट आर का वैल्यू अगर +1 -1 है देन बोथ द रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड और बिकम आइडेंटिकल, मतलब दोनों मिलके एक ही बनती है, दोनों मिलके एक ही बनती है। वो मैंने जो स्कैटर डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने पहले ही बोला था, अगर एक ही सिंगल लाइन बन रही है मतलब आर का वैल्यू या तो 1 है या फिर -1, तो आर अगर +1 या -1 है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस कंबाइन हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब एक ही सिंगल लाइन बनेगी। और अगर आर 0 है तो दोनों लाइंस कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। रिग्रेशन इक्वेशंस आर डिराइव्ड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर।
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। आखिरी पॉइंट, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिराइव्ड बाय मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस। ध्यान देना, जब भी y ऑन x निकालना है, अब देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं। y ऑन x में कौन से डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, वर्टिकल डिस्टेंस को, और x ऑन y में कौन से डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। ध्यान देना, y ऑन x में वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, x ऑन y में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। अगेन ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले सारे के सारे थियरी में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एक आखिरी पार्ट बचा है, अब ये बहुत ही सिंपल है। जो भी आपका बाइवेरिएट डेटा होता है, जो भी आपका बाइवेरिएट डेटा होता है, हम लोग उसको कैसे एक टेबल के फॉर्मेट में जनरेट करते हैं और उसमें ऐसे टैली मार्क्स देते हैं, बराबर। तो जो भी आपका बाइवेरिएट डेटा है, अगर वो पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 4x4 का डेटा बना है, 4 रो 4 कॉलम, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर 4x4 का डेटा है तो आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हो गए वो कितने हो गए, पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू मतलब 4x4, तो नंबर ऑफ सेल्स विल बी 4x4 16। तो नंबर ऑफ सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, पी इंटू क्यू। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सेल कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी सेल में -1 स्टूडेंट्स -2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्या, नहीं। फॉर अ पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन, वापस 4x4 का अगर आपका क्लासिफिकेशन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 2। वापस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो याद मत रखो, बट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बन सकते हैं, 2। नेक्स्ट, फॉर अ पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन, मतलब 4x4 क्लासिफिकेशन, अगेन फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज p प्लस क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनेंगे, 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखने अबाउट बाइवेरिएट डेटा, दैट्स इट। तो कोरिलेशन रिग्रेशन में इतना करके जाओ, ये आपके सारे फॉर्मूला सारे थियरी रिवाइज हो गए।